नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर भाषा के बहाने। आज मैं जो विषय लेने की सोच रहा हूं, प्रारंभ में ही निवेदन कर दूं कि वो थोड़ा सा संवेदनशील विषय है। मैंने एक बार पहले भी किसी एपिसोड में प्रारंभ में चर्चा की थी, तो मेरे पास अनेक लोगों के लिखित संवाद, मेल, डीएम आए और एक दो मित्रों ने फोन पर भी कहा कि आपने ऐसी बात क्यों कही। ऐसी बात मैंने कोई अशोभनीय बात नहीं थी कि मैंने केवल हिंदी उर्दू के वंश कुल गोत्र जाति, मैं भावुकता में कुछ कह गया हूँगा, एक होने की बात कही थी। मैंने ये प्रस्तुत करना चाहा था कि भाई इनमें गठन और परिवार के दृष्टिकोण से भेद नहीं है, शब्द भंडार और लिपि का भेद है। इस पर कुछ मित्र रुष्ट हुए, कुछ उन्होंने समर्थन भी किया इस बात का। देखिए, भाषा की जब कम से कम मैं चर्चा करता हूं, मैं कहा करता हूं कि भाषा का राजनीति से संबंध नहीं होता, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये जो बात मैं कह रहा हूं वो थोती है। भाषा राजनीति से जुड़ ही जाती है, चाहे अनचाहे, और राजनीति भी भाषा को मुद्दा बनाने से नहीं चूकती। राजनीति लाभ उठा लेती है और भाषा के पल्ले लाभ नहीं पड़ता, अपयश आता है और भाषा को लोग ठीक से समझ नहीं पाते, उसे जोड़ने ही लगते हैं कहीं न कहीं। और ये दुर्भाग्य से हिंदी उर्दू के साथ हो रहा है कि इन दोनों को विशेष धर्मों की भाषा मान लिया गया है। मान लिया गया है, लेकिन ये है नहीं। दूसरी बात मैं ये कहा था कि उर्दू के इतिहास में, उर्दू के माथे पर ये भी जुड़ा हुआ है कि ये विभाजन की भाषा है। दक्षिण एशिया के संदर्भ में उर्दू के इतिहास की बात करें तो अधिक पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ था, उसमें उर्दू भी एक मुद्दा थी, क्योंकि लोगों को यह समझाने में आसान रहा कि ये हमारी भाषा होगी, वो हमारा देश होगा, एक धर्म का देश, उस धर्म की भाषा, और हम वहां प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न रहे कि नहीं रहे, ये उनसे पूछने की बात है। लेकिन इस मुद्दे को भुनाया गया। कारण उर्दू को जाने क्यों ये मान लिया गया कि ये इस्लाम के निकट है। इस्लाम के निकट है, इसलिए हमारी विभाजन की मांग के निकट हो गई, जबकि ऐसा था नहीं। लेकिन कौन माने। एक बात तो हुई कि विभाजन होते ही आप भारत के और पाकिस्तान की तुलना में देखिएगा, भारत में संविधान बनाने वालों ने भी अपनी बुद्धिमानी से कोई भी राष्ट्रभाषा किसी को नहीं कहा। उस समय 13-14 भाषाओं को मान्यता दी, अब अधिक भाषाएं हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। और राजभाषा, सह राजभाषा की बात कही गई तो एक संघ की राजभाषा कहा गया, एक राज्यों की राजभाषाएं। विभाजन होते ही पाकिस्तान ने उर्दू को राजभाषा और अंग्रेजी को सह राजभाषा का स्थान दे दिया। और आप समझते हैं कि उर्दू पाकिस्तान के बहुमत की भाषा है, ऐसा नहीं है। आप में से जो नहीं जानते सुनकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान में उनकी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भी आज उर्दू बोलने वालों की संख्या 8% से अधिक नहीं है। मैं दोहराता हूं, 8% उर्दू भाषी, और उनकी भाषा उनके यहां पहले राजभाषा, आज राष्ट्रभाषा है। और इधर हिंदी, उत्तर में आप पे छोड़े दे रहा हूं। अब 8% लोगों की भाषा राजभाषा, राष्ट्रभाषा कैसे हो गई? ये प्रश्न उन लोगों को भी उत्तर नहीं सूझता, पाकिस्तान को भी। वहां कुछ मित्रों से मैंने पूछा, वही हमारे उत्तर कुछ एक है कि साहब, एक तो मुहाजिर लोग यहाँ ज्यादा आए जिनकी उर्दू भाषा थी और उनका दबाव था। विभाजन के समय मुहाजिर बेचारों का दबाव नहीं था, वो तो आज भी मुहाजिर हैं। दूसरा तर्क था कि साहब, जिन्ना साहब और मुख्यमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री जो थे,
उनकी भाषा उर्दू थी, ऐसा भी नहीं था। अगर दो ही आदमियों की भाषा होती तो जिन्ना साहब को अब कौन सा याद रख रहे हैं वहां। ऐसे ही रह गए कुछ विशेष अवसरों के लिए, जैसे हमारे महात्मा गांधी हो गए। तो उनकी भाषा को कैसे वो लोग मान्यता दे देते एक दो लोगों की भाषा को। तो उर्दू को प्रधानता देने का वस्तुतः कारण ये था कि जिस सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक क्षेत्र को पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, बनाया गया, वहां ये धारणा थी कि उर्दू संभ्रांत लोगों की भाषा है, एलीट लैंग्वेज, पढ़े लिखे लोगों की भाषा। जैसे आज भारत में दुर्भाग्य से अंग्रेजी के लिए बन गया है, ये संभ्रांत लोगों की भाषा है। दो आखर अंग्रेजी की पढ़ के हम लोग संभ्रांत हो जाते हैं। वहां भी यह धारणा थी और इसको सब लोग मानते थे। विभाजन से पहले उनकी अपनी अपनी राज्य भाषाएं होते हुए भी कश्मीर से लेकर सिंध तक, बलूचिस्तान तक और इधर पंजाब का जो हिस्सा वहां था और इधर का पंजाब भी, उर्दू के समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जिन भी घरों में अखबार आते थे तो ये आते थे। और उर्दू में लिखे छपे उपन्यास, साहित्यिक कृतियां, उपन्यास, कहानियां, कविताएं, ये लोग पढ़ा लिखा करते थे। संभ्रांत लोगों की बात थी। इसने बड़ा काम किया उर्दू के समर्थन का। आम लोगों में यही था कि भाई उर्दू में विरोध नहीं होगा, नहीं हुआ। और ये कारण नहीं थे कि जिन्ना साहब की भाषा थी या मुहाजिरों की भाषा थी इसलिए हो गया। तो एक तो विभाजन ये हो गया और परिणाम ये हुआ कि देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि 8% लोगों की भाषा तो वहां बन गई सरताज। और पंजाबी बोलने वाले आज भी पाकिस्तान की जनगणना के हिसाब से 40% हैं। वो राजभाषा तक ही सीमित है, विरोध नहीं है उर्दू का। सिंधी, दुर्भाग्य से सिंधी बोलने वाले भारत आ गए और सिंध का भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्र वहां रह गया। तो सिंधी वहां अल्पसंख्यकों की भाषा, माइनॉरिटी लैंग्वेज हो गई। तो ये भाषा के उतार चढ़ाव चढ़ा ही करते हैं। अब उर्दू के माथे पर दूसरा दाग विभाजन का। उर्दू को संभ्रांत लोगों की भाषा मानने वाले पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे। पूर्वी पाकिस्तान बांग्ला को महत्व देता था। बांग्ला संस्कृति, साहित्य उनकी मिट्टी से, उनके उनके खून में सींचा गया था। वो ये मान नहीं सकते थे कि बांग्ला से अच्छी कोई भाषा हो सकती है, उससे मीठी, मधुर और संपन्न कोई भाषा हो सकती है। और जब उर्दू वहां भी थोपी जाने लगी, पाकिस्तान की राजभाषा होने के कारण, और उसको राष्ट्रभाषा बनाने की भी बात उठी, तो स्वाभाविक है कि वहां विरोध हुआ। और ये विरोध कहां पहुंचा ये आप जानते हैं। 1970 में दो भाग पाकिस्तान के हो गए। पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान बनकर रह गया, पश्चिमी विशेषण उससे छूट गया और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया। और उसने बंगाली, बांग्ला भाषा, संस्कृति, साहित्य से अपने संबंध को बनाए रखा। अब मैं यहां भी ये नहीं कहूंगा कि उर्दू कारण था विभाजन का, लेकिन उर्दू एक बहुत बड़ा मुद्दा था। क्योंकि उनको ये लगा कि तो हम लोगों की बांग्ला अस्मिता समाप्त हो जाएगी अगर हमने उर्दू के सामने अधिक झुके। तो एक सीमा से अधिक उन लोगों को झुकना सहन सही नहीं था। तो उर्दू को भारतीय उपमहाद्वीप में 2 बार विभाजन का श्रेय जो दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अनुचित है। सत्य को हमें स्वीकारना चाहिए। और इतिहास से अगर सबक लेना है तो इतिहास हमें ये पाठ भी सिखाता है कि भाषा के बारे में अलगाव की नियति बहुत अच्छी नहीं होती, स्वीकार्य नहीं होती। उस अलगाव को यथासंभव पाटा जाना चाहिए। और यहाँ पाटे जाने के अनेक कारण हैं। एक वर्ग, बौद्धिकों का एक वर्ग पाकिस्तान में भी आज ऐसा है जो सच्चाई को स्वीकारते हैं। वही मानते हैं कि उर्दू वो उर्दू नहीं है जिसको वहां एक एक आंदोलन के रूप में
प्रारंभ किया गया कि पाकिस्तान बनने के बाद, चूंकि एक संस्कृति से, उसकी भाषा से आम जन में घृणा के बीज बोए गए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। तो ये कहा गया कि नहीं, उर्दू से हिंदी शब्द निकाल लिए जाए। निकाल लीजिए, अरे कितने शब्द निकाल लेंगे भाई। अब उसको उन्होंने नाम दिया कि फारसीकरण किया जाए इसका, और फारसी अरबी के शब्द अधिक से अधिक आए। ले आइए, लाए प्रयास से कि, लेकिन संज्ञाएं अधिक से अधिक आई। सर्वनाम हिंदी के, क्रियाएं हिंदी की, व्याकरणिक नियम जिससे मैं ताना बाना कहता हूं, सांचा कहता हूं, वो हिंदी के, पिरो लीजिए। आप अपने रत्नों को, अरबी और फारसी के रत्नों को पिरो लीजिए, लेकिन जिस धागे में, ताने बाने में, जिस आधार में, जिस बनावट में, जिस सांचे में आप उन्हें पिरो रहे हैं, वो शुद्ध रूप से हिंदी का है। और हिंदी में कहां से आया? खड़ी बोली से। उर्दू में कहां से आया? खड़ी बोली से। खड़ी बोली कहां से? अपभ्रंश से। अपभ्रंश कहां से? प्राकृत से। प्राकृत कहां से? संस्कृत। ये इतिहास लंबा जाता है, आप उससे कहां तोड़ेंगे उसको? तागे को जहां तोड़ेंगे, अतीत से संबंध विच्छेद कर नहीं सकते। तो पाकिस्तान में भी, जो मैं कह रहा था, चिंतकों का एक वर्ग है जो ये मानता है कि ये संभव नहीं है। फारसीकरण से भाषा नहीं बदल जाएगी। भाषा का ताना बाना खड़ी बोली का है, ये मानना पड़ेगा। तो खड़ी बोली की ही दो शैलियां थी, और हमारे यहाँ खड़ी बोली से हिंदी विकसित हुई। अमीर खुसरो को प्रारंभिक कवि उर्दू का माना जाता है, और अमीर खुसरो ने कभी उर्दू का नाम नहीं लिया। वो जिस भाषा में लिख रहे थे उसे उन्होंने हिंदवी कहा है। उर्दू शब्द तो 1780 के आसपास एक शायर ने शब्द दिया साहित्यिक जगत में, और 1780 में, दोबारा कह रहा हूं, उसका तात्पर्य है 1800 के आसपास गिलक्रिस्ट श्रीमान जी सर्जन थे, भाषा विज्ञानी नहीं या भाषा जानने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिंदी से, उन्होंने कहा मुझे हिंदुस्तानी से लगाव है। हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी लिखते थे, उन्होंने हिंदुस्तानी शब्द भंडार लिखा, उन्होंने हिंदुस्तानी व्याकरण बनाया, और हिंदुस्तानी को उन्होंने दो वर्ग में बांट लिया, उर्दू और हिंदी। इसके पीछे निहित स्वार्थ थे, राजनीतिक कारण थे, वो सोच थी जो बांटो और राज करो वाली थी, और उसमें वो सफल हुए। इधर जब पाठ्य पुस्तकें लिखी जाने लगी, वो नागरी लिपि में, और उसको हिंदी कहा गया, और नस्तलिक उर्दू फारसी लिपि में उन्हें उर्दू कहा गया। उर्दू मदरसे खुले और हिंदी शालाएं हुई। अब भेद से जो होना था वो हुआ, इसे आप जानते हैं, लेकिन ये भेद कृत्रिम भेद है। अब कृत्रिम शब्द पर याद आया, कुछ भाषा विज्ञानी भी गैर जिम्मेदारी से अनुत्तरदायित्व पूर्ण बयान देते हैं, कहते हैं कि हिंदी तो साहब आविष्कृत भाषा है। मजे की बात यह है कि हमारे भारतीय लोग भी, जो बोलियों के अधिक समर्थक हैं और कहते हैं कि हिंदी ने बोलियां ली हैं, निगल ली हैं, वो भी ये कहते हैं हिंदी कोई भाषा है, हिंदी को तो आविष्कृत किया, बना लिया गया। वो कहते हैं वो गिलक्रिस्ट ने व्याकरण लिख ली, उसके बाद हिंदी बना ली। अरे भाई, व्याकरण लिखने से क्या कोई भाषा बनती है? क्या व्याकरण भाषा से पहले आ जाता है? भाषा 100, 200, 10, 5 साल में नहीं बना करती कि आप तो कहें गिलक्रिस्ट ने व्याकरण लिखा और भाषा बन गई 10 साल में। यही नहीं, वो तो हिंदी का जन्म स्थान तक तय कर लेते हैं, कलकत्ता हिंदी का जन्म स्थान है कह देते हैं। और मैं ये भी पढ़ रहा था कि राइटर्स बिल्डिंग में कोई कमरा है, वो जगह है जहां पर हिंदी का प्रसव हुआ था। तो बना लीजिए, कुंडली जैसे बनाना चाहोगे, लेकिन हिंदी, कोई भाषा, हिंदी छोड़िए, किसी भाषा का नाम लीजिए, किसी के गले नहीं उतरेगी बात कि कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है कि दो चार घटक मिला दिए आपने एक रासायनिक प्रयोगशाला में, और आपने एक नया रस बना दिया, कोई नया घटक बना दिया, उसका नाम दे दिया। भाषा ऐसे नहीं बना करती, भाषा को बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। और हिंदी, उर्दू का इतिहास है सैकड़ों साल का।
और कोई भी भाषा संभ्रांत लोग, व्याकरण लिखने वाले लोग नहीं बनाते। लोग, समुदाय, जन बनाता है, आम जन बनाता है। तो लोक में प्रचलित होती है, विकसित होती है, उसके नियम स्थिर होते हैं और तब वो औपचारिक प्रयोग की भाषा बनती है। वहां व्याकरण के नियम स्थिर किए जाते हैं और नियम बनते हैं। तो लोक में प्रचलित थी, खड़ी बोली के रूप में थी, हरियाणवी कौरवी के रूप में थी, ब्रज अवधि के रूप में थी। तो हरियाणवी कौरवी ब्रज अवधि ये खड़ी बोली में के पड़ोसी भाषाएं थी, बोलियां थी, तो इनका प्रभाव उस पर पड़ता ही था। और ये सारी ही समकालीन भाषाएं, बोलियां अपभ्रंश से निकली थी, शौर्सनी प्राकृत से निकली थी। तो वहां इनकी जड़ें जाएंगी, फिर संस्कृत में जाएंगी, फिर संस्कृत भी आकर कहीं से विकसित होगी, वहां जाएंगी। तो किसी भाषा को आप यहां से उठा के नहीं कर सकते, ये तो इसी जगह से पैदा हुई है। ये शोध ऐसा नहीं है कि ये वो सभ्यता सिंधु घाटी से बड़ी या कहां से बड़ी। भाषा के बारे में ऐसा कहना बड़ा अनउत्तरदायित्वपूर्ण होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों, एक मैं निवेदन करूं कि हम कब तक ये भेद मानते रहेंगे। मैं जब कहता हूं कि हिंदी उर्दू में अधिक अंतर नहीं है, ये मानकर कहता हूं कि जो आम जन प्रयोग कर रहा है वो समझ रहा है। हाँ, इस देश में हिंदी की एक मानक शैली, मानक भाषा विकसित हो रही है, जिसमें संस्कृत प्रधान भाषा है, उसको वरीयता दी जाती है, वो मानक भाषा अलग। लेकिन आमजन की भाषा तो मानक नहीं होती। आज भी घरों में हम मानक भाषा नहीं बोलते। कोई भी मानक भाषा के समर्थक लेखक भी अपने घर में, परिवार में बच्चों के साथ जो भाषा बोलता है वो आमतौर पर मानक भाषा नहीं होती, निकट हो सकती है उसकी। तो एक भाषा मुख्य होती ही है, बाकी उसकी शैलियां होती हैं। और वो शैली, हम दक्षिणी शैली हम कहते हैं, हैदराबादी हिंदी, मुंबईया हिंदी, मद्रासी हिंदी कह देते हैं। पूरी दक्षिण भारत की एक शैली को कलकतिया हिंदी। अभी पिछले दिनों डॉक्टर अवतंस का एक की चर्चा हमने 2 भागों में इसी बात पर की थी। वो जैसे शैलियां हैं हिंदी की, ऐसे उर्दू भी शैली है। लेकिन उर्दू के साथ यह है कि उर्दू विधिवत विकसित हुई है, उसमें अधिक से अधिक साहित्य है, रचा गया है, और हिंदी के समानांतर एक भाषा है। अब हम ये नहीं कह सकते कि उर्दू भाषा नहीं है। हिंदी और उर्दू के संदर्भ में कह सकते हैं कि दोनों शैलियां हैं, एक मूल बोली की कह लीजिए, भाषा की कह लीजिए। लेकिन हमें यह सत्य भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई हिंदी हमारे संविधान स्वीकृत भाषाओं में है। संविधान ने मान्यता दे दी है। हमारे कुछ राज्यों में राजभाषा है, तो हम कैसे कहेंगे कि उर्दू भाषा नहीं है? उर्दू भाषा है। और उर्दू भाषा का इतिहास भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। उर्दू पाकिस्तान से बाहर भी है, अफगानिस्तान में है, खाड़ी देशों में है, ब्रिटेन में, यूरोप के और देशों में थोड़ा बहुत, कनाडा में, दक्षिण एशिया में बहुत से स्थानों पर उनको द्वितीय भाषा, पहली भाषा, सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी भाषा, इस स्तर मिला हुआ है, मान्यता मिली हुई है। तो आप ये नहीं कहते उर्दू तो कोई भाषा नहीं है। उर्दू भाषा है, मानिए। लेकिन हिंदी उर्दू के संदर्भ में आप ये भी मानिए कि शैली अलग अलग हैं, शब्द भंडार में, उसके संरचना में व्याकरणगत भेद नहीं है, लिपियां अलग अलग हैं, लिपियों के पार वो एक भाषा है, एक दूसरे से समझ में आती है। एक दूसरे की समझ में आती है। जब मैंने कहा तो हमारे एक मित्र ऐसे ऐसे उदाहरण देने लगे कि नहीं साहब, ये पढ़ के बताइए, इसकी हिंदी बताइए, इसको हिंदी कैसे कहेंगे। ये चुन चुन के ऐसे आप लाएंगे तो ऐसे, तो वो भी चुन चुन के ऐसे शब्द मेरे सामने लाए जा सकते हैं कि भाई हिंदी में ऐसी हिंदी भी लिखी गई है, या आज भी अनुवाद की भाषा में, जिसमें संस्कृत के ही शब्द अधिक होते हैं, और संस्कृत के भी वो शब्द जो लगता है जैसे अमरकोश या कोई और कोश से लिए गए हों, जो मुझे भी कोर्स देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आम जन की भाषा देखिए, उनके रिसाले, उनके समाचार पत्रों में जो भाषा है, उनके यहाँ आम व्यवहार में जो भाषा आ रही है, उनके यहाँ टीवी सीरियल्स में जो भाषा का व्यवहार हो रहा है, वो आम जन की भाषा है। वह और हमारे यहाँ के आम जन की भाषा में कोई अंतर नहीं है। बम्बईया फिल्मों को वो उर्दू की फिल्में कहते हैं और खूब प्रचलित है, वहां छिपकर भी देखी जाती हैं। और भारत में उन्हें हिंदी की फिल्में कहते हैं। और बम्बईया फिल्मों ने तो कुछ योगदान ऐसा दिया है कि उन्होंने हिंदी का भी प्रचार किया है और अनजाने ही उर्दू का भी प्रचार किया है।
तो हमारे यहाँ भेदक रेखा, दो भाषाओं के बीच भेदक रेखा खींचना इतना सरल काम नहीं है, विशेषकर उन भाषाओं में जिनका अतीत एक रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ आज विदा लें। मैं जानता हूँ आज का मुद्दा संवेदनशील है। एक बात और निवेदन करूँ कि आप अपने मंतव्य को स्पष्ट रूप से लिखें, अच्छा लगता है। ये सोचने समझने का अवसर मिलता है कि क्या सोचा समझा जा रहा है। मैंने निवेदन किया था कि मैं भी सीखता हूँ, कि मुझे भी कोई नई जानकारियाँ मिलती हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और भाषा के मामले में हमें यथासंभव सहनशील रखकर विवेकपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। क्योंकि भाषाएँ बाँधती भी हैं, जोड़ती भी हैं, तो दूसरी ओर वो वैमनस्य पैदा करके तोड़ती भी हैं। अब ये हम पर है कि हम उसे जोड़ने वाली भाषा बनाएँ या तोड़ने वाली भाषा।